देशभक्त के आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले माफी मांगूंगा क्योंकि दिल्ली में फ्लू भीषण तरीके से फैली हुई है और मुझे भी लग गया पिछले कुछ दिनों से टेम्परेचर और आवाज की बैंड बची हुई है। लेकिन ये एपिसोड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि हमारे देश में जिस तरीके की अभी एक पॉलिटिक्स आप देख पा रहे हैं वो काफी यूनिक है। एक यूनिक पॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है। एक तरफ ऑपोजिशन को पहली बार एक दशक से ज्यादा में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जब वो नैरेटिव कंट्रोल कर रही है हमारे देश में। दूसरी तरफ सरकार को भी ये बात भली भांति मालूम है कि पॉलिटिक्स में जो नैरेटिव कंट्रोल करता है वही वोट शेयर भी इवेंचुअली जाकर कंट्रोल करता है। तो सरकार इसके बारे में क्या कर रही है वो भी काफी दिलचस्प है। इस सब के बारे में देशभक्त पर आज बात करेंगे कि किस तरीके की एक चाणक्य नीति खेली जा रही है सरकार की तरफ से और क्या ऑपोजिशन ये जो 2 हफ्ते से नैरेटिव अपने पास कंट्रोल करके आई है, जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो एक मोर्चा खोला है उसे मेंटेन किया जा सकता है, उसका बिहार इलेक्शन पर क्या असर पड़ेगा और क्या एक चेंजिंग पैराडाइम हम देख पा रहे हैं जहां तक यूथ ऑफ इंडिया कंसर्न्ड है, सोशल मीडिया जहां तक कंसर्न्ड है, क्या लोगों का मन कहीं ना कहीं बदल रहा है, उसके बारे में बात करना काफी जरूरी है। अगर आपको याद ना हो, 8 अगस्त का वो दिन था जब राहुल गांधी ने एक पूरा मोर्चा खोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, महादेवपुरा कंस्टिट्यूएंसी में क्या हुआ है और किस तरीके से 1 लाख एक्स्ट्रा वोटर्स वहां थे और उसी मार्जिन से जहां बीजेपी जीती। तो सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जब राहुल गांधी ने मोर्चा खोला, उस मोर्चा को खोलते हुए अब 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और इस स्टोरी में हर दूसरे दिन कोई ना कोई नया पहलू आता रहता है। या तो सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आता रहता है कि नहीं, आधार आपको कंसिडर करना पड़ेगा बिहार एसआईआर के लिए, या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन कोई न्यूज ऑर्गेनाइजेशन करती है जो बताती है कि देश के दूसरे छोर में भी इस तरीके की धांधली हुई है, मल्टीपल वोटर रजिस्ट्रेशंस हुए हैं जिससे इलेक्शन कमीशन को काफी रेप्यूटेशनल डैमेज सफर करना पड़ा है। इलेक्शन कमीशन ने फिर आकर अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अपने बचाव में अग्रसर होकर राहुल गांधी पर अटैक करने की कोशिश की। उस पर पिछला एपिसोड था हमारा पार्ट 3 वाला एपिसोड, वो देख लीजिएगा कि किस तरीके से वो बैकफायर कर गया इलेक्शन कमीशन के ऊपर। और अब पार्ट 4 में ये बात करना जरूरी है कि सरकार ने अब कैसे एक्शन पर आ गई है इस पूरे नैरेटिव को रिकंट्रोल करने के लिए और जो ऑपोजिशन इतना ओढ़ रही है उसे ग्राउंड पर वापस लाने के लिए। जहां तक कांग्रेस की बात है, धीरे धीरे आप देखेंगे एक क्रोनोलॉजी इसमें भी है। पहले राहुल गांधी ने जो इलेक्टोरल जो रोल्स है उसमें धांधली की बात की, फिर धीरे धीरे इलेक्शन कमीशन पर अटैक किया, उसके बाद सीईसी से सीधा पंगा ले लिया, उसके बाद बीजेपी का नाम ले लिया और अब फाइनली नरेंद्र मोदी को खुद ही वोट चोर बोल रहे हैं राहुल गांधी। इसके विपरीत में आप देखेंगे कि अमित शाह काफी अग्रसर होकर मीडिया में अब इंटरव्यूज भी दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि भैया सरकार अपना काम कर रही है, राहुल गांधी हैं फ्रस्ट्रेटेड, राहुल गांधी हैं लूजर और इस वजह से उनका दिमाग खराब हो गया है जिसकी वजह से ये सब लांछन लगाए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। लेकिन यहां सिर्फ बयानबाजी की बात नहीं हो रही है, जहां अमित शाह की बात है तो वहां फिर चाणक्य नीति भी खेली जा रही होगी। देशभक्त के आज के एपिसोड में 5 ऐसी चीजों के बारे में जिक्र करना काफी जरूरी है जो अचानक से हमारे सामने आ गई है और जो पूरे नैरेटिव को विपक्ष से छीनने की कोशिश कर रही है। अदरवाइज 1 हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले आपने इन चीजों के बारे में सुना भी नहीं होगा, लेकिन अब यही न्यूज जो नैरेटिव है, जो गोदी मीडिया है, वहां यही न्यूज डोमिनेट कर रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भी हमारा मानना है कि सरकार भी ये चाहती है, एक फिलॉसफी चाहती है जहां वो डिस्ट्रैक्ट करेगी, फिर डिस्टॉर्ट करेगी, फिर डिवाइड करेगी और उसके बाद फाइनली डिसॉल्व करेगी जो मुद्दा है, जो इशू है। तो ये डिस्ट्रैक्ट, डिसॉल्व, डिवाइड, डिस्टॉर्ट का जो एक जो फंडामेंटल है वो कैसे होता है आप इन 5 एग्जांपल से समझ लीजिए। सडनली आउट ऑफ नोवेयर अमित शाह बिल लाते हैं, 130th अमेंडमेंट बिल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। किसी ने मांग तो नहीं की, कोई डिस्कशन भी पहले नहीं हुआ, लेकिन अमित शाह एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ले आते हैं जिसका शायद नंबर भी बीजेपी के पास है नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने का, लेकिन वो बिल ले आते हैं। और वो बिल क्या कहता है? बेसिकली वो बिल बहुत ही सिंपल है। अगर आप लॉजिक वाइज देखें तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है कि प्रधानमंत्री हो या एमपी हो, कोई भी अगर जेल जाता है अपना पद के समय, अगर वो ऑफिस में है, उसको जेल कर दिया जाता है 30 दिनों से ज्यादा कंसेक्यूटिवली। माने ऐसा कोई अपराध जिसकी सजा 5 साल हो सकती है और जिसके लिए 30 दिन से ज्यादा आपको बेल नहीं मिल पाई है कंटिन्यूअसली, आप 31st डे पर जाकर आप अपना वो पोस्ट होल्ड नहीं कर सकते हो, आप उस पोस्ट से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अच्छी बात है भाई, बड़ी अच्छी बात है भाई। करप्शन रोका जाएगा, इससे जो करप्ट मिनिस्टर्स हैं उन्हें हटा दिया जाएगा। और जो प्रेजेंट रूल है वो ये कहती है कि आपको 2 साल की सजा होनी चाहिए कम से कम। माने पूरी कोर्ट केस खत्म होने के बाद आपका कन्विक्शन होना चाहिए और वो भी कन्विक्शन 2 साल या उससे ऊपर होगा, उससे कम होगा तो आपकी गद्दी नहीं जाएगी।
शशि थरूर आते हैं। आप सोचेंगे शशि थरूर तो विपक्ष से हैं, तो वो बोलेंगे कि भाई ये तो गलत है। शशि थरूर कहते हैं भाई इसमें कौन सी गलत बात है, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई 30 दिन से ज्यादा जिसको बेल नहीं मिली है वो अपनी गद्दी क्यों रखेगा, उसे रिजाइन करना चाहिए। लेकिन शशि थरूर को यह भी मालूम होना चाहिए कि पूरी जो दुनिया है, दुनियादारी है और पॉलिटिक्स है, वो डिक्शनरी से चलती नहीं है। डिक्शनरी में ऐसे भी बहुत अजीब और गरीब वर्ड्स मिल जाएंगे आपको, निमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कार्नियोसिस लॉन्गेस्ट वर्ड इन इंग्लिश डिक्शनरी है। या फिर आपको ऐसे भी वर्ड्स मिल जाएंगे जिसमें एक वर्ड यहां साइलेंट है, दो वर्ड वहां साइलेंट है। इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। उसी तरीके से पॉलिटिक्स इज ऑल्सो अ वेरी फनी थिंग, क्योंकि पॉलिटिक्स में आप कुछ बोलते हो और करते कुछ और हो। और ये चीज मेरे ख्याल से विपक्ष पूरी अच्छी तरीके से समझ गई थी कि जिस तरीके से, अगर आप देखो सत्येंद्र जैन की अगर आप बात कर लो, 2 साल से ज्यादा जेल में, मनीष सिसोदिया की बात कर लो, 17 महीने जेल में, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन 6-6 महीने जेल में बिताकर आए। बहुत ही आसानी से किसी एमपी को, किसी सीएम को आप फंसा सकते हो ईडी के केस में, जिसकी सजा 5 साल से ज्यादा हो सकती है। और आप तो जानते ही हमारे कोर्ट्स कितने उदार हैं, तो 30 दिन आपको बेल नहीं मिलेगा और आपकी गद्दी आपसे छीन ली जाएगी। अगर सरकार चाहे तो फिर तो किसी को भी अच्छी तरीके से टाइट करने का, ये तो किल स्विच हो गया ना, किसी को भी दबाने का, किसी को भी टाइट करने का बहुत अच्छा मौका है। खासकर कि अगर आप देखें ऑफिशियल आंकड़े, ईडी का जो कन्विक्शन रेट है वो 1% का है। तो आप सोच के देखिए कि कितने जेन्युइन केसेस हो सकते हैं। तो जो ऑब्वियस ही बात है कि जब ऐसी बिल, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कोई मजाक की बात नहीं होती है, वो जब पेश हुआ फिर संसद में तो बखेड़ा खड़ा हो गया। You are innocent until proven guilty. It makes an investigating officer the boss of the Prime Minister of India. Indian Constitution is being amended to turn this country into a police state. This bill is to threaten the people like Nitish Kumar and Chandrababu Naidu. इतना सारा बखेड़ा, जबकि सरकार के पास नंबर भी नहीं है इस बिल को कॉन्स्टिट्यूशनली पारित करने के लिए, उतने आंकड़े हैं नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए। तो सवाल उठता है कि अमित शाह ने फिर ये किया क्यों? भाई एक चीज तो हुआ, बिल पारित हो या ना हो ये तो अभी स्टडी के लिए चले गया बिल, लेकिन जो हेडलाइन है एक हफ्ते से ज्यादा के लिए इसी बात पर फोकस कर रहे हैं। अमित शाह भी इसी बात पर फोकस कर रहे हैं। बीजेपी अपना तांबा चमका रही है ये बोलकर कि वो तो देखो एंटी करप्शन है, ये देखिए ऑपोजिशन है, इतना अच्छा बिल है, इसे रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी का पूरा प्रोग्राम है, जो बिहार में जिस तरीके से वो घूम रहे हैं, बिहार में जिस तरीके से यात्रा कर रहे हैं, उसका फुटेज कम करने के लिए, उसका जो स्टिंग है उसे को कम करने के लिए काफी ज्यादा काम आ रहा है। लेकिन सिर्फ 130th अमेंडमेंट बिल की बात नहीं है। दूसरा बात, संजय कुमार के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो बता दूं, संजय कुमार हमारे देश में जो बचे खुचे 2-4 अच्छे डिसेंट होनहार सेफोलॉजिस्ट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उनमें से उनका नाम आता है। और उनको कोई खास पॉलिटिक्स के लिए नहीं जाना जाता या किसी का पॉलिटिकल साइड लेने के लिए जाना नहीं जाता। उन्होंने महाराष्ट्र इलेक्शंस में कुछ वोट्स की धांधली के बारे में एक ट्वीट किया था, लेकिन बाद में उन्होंने उस ट्वीट को विड्रॉ करते हुए माफी मांगी कि नहीं मुझसे गलती हो गई, हमारी टीम से गलती हो गई, इन ऑल प्रोबेबिलिटी वो टीम से ही गलती हुई होगी, और उन्होंने उस बात के लिए माफी मांग ली। तो महाराष्ट्र में वोट्स की जो धांधली की बात थी, संजय कुमार सीएसडीएस के, उन्होंने उसको माफी मांग ली। लेकिन अब देखिए हमारे देश में नैरेटिव किस तरीके से बनाया जाता है। संजय कुमार ने माफी मांग ली, लेकिन बात आई राहुल गांधी पर। राहुल गांधी को आप बहुत सारी चीजों पर क्रिटिसाइज कर सकते हो, हम भी यहां देशभक्त पर बहुत सारी चीजों पर क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन देखिए किस तरीके से नैरेटिव खेला जाता है। पूरी की पूरी गोदी मीडिया, पूरे के पूरे गोदी इन्फ्लुएंसर्स इस बात पर लग गए कि राहुल गांधी को अब माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी ने संजय कुमार का डेटा यूज किया था। और राहुल गांधी ने जब संजय कुमार का डेटा यूज किया था, संजय कुमार ने जब माफी मांग ली, तो राहुल गांधी को भी माफी मांगनी चाहिए। ठीक है भैया, बट इस लॉजिक में छोटा सा प्रॉब्लम है। संजय कुमार की जो डेटा में इश्यूज आए थे वो महाराष्ट्र का डेटा था। राहुल गांधी ने जो महादेवपुरा का डेटा निकाला था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, वो एक स्टेट है, उसका नाम है कर्नाटका। वो महाराष्ट्र स्टेट नहीं है, वो अलग स्टेट है। लेकिन यह होता है पावर ऑफ नैरेटिव कंट्रोल, जब आप एक संजय कुमार महाराष्ट्र का डेटा और राहुल गांधी का कर्नाटका का डेटा को क्लैश कराकर राहुल गांधी को डिस्क्रेडिट और ऑपोजिशन को डिस्क्रेडिट करना चाहते हो। अब आप बोलोगे अरे नहीं ऐसी क्या बात है। ये इतना पावरफुल है एंड दिस शोज कि सरकार के पास कितना मीडिया ब्रेन वॉशिंग पावर है। हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस आए हैं, क्योंकि हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये जो राहुल गांधी वर्सेस ईसी पर बनाया है, तो अब हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि हम माफी मांगे और हम ये एपिसोड्स डिलीट कर दें क्योंकि संजय कुमार ने माफी मांगी है।
जो कि महाराष्ट्र के बारे में माफी मांगी है, राहुल गांधी ने कर्नाटका के बारे में, नॉट टू मेंशन कि और तब से पिछले 15 दिनों में न्यूमरस और भी रिसर्चर्स हो चुके हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स निकल चुके हैं, इंडियन एक्सप्रेस ने काफी अच्छा काम किया है, आर्टिकल 14 ने बहुत अच्छा काम किया है, अजीत अंजुम ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सारे और रिपोर्टर्स ने बहुत बढ़िया काम करके ये सारी चीजें दिखाई हैं। और यह भी सच है कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में भी धांधली की बात की है, लेकिन तब भी राहुल गांधी ने संजय कुमार का डेटा इस्तेमाल नहीं किया था कहीं भी। राहुल गांधी ने इंडियन एक्सप्रेस का डेटा का इस्तेमाल किया था और जो लोकल वहां पब्लिकेशंस है उसका डेटा का इस्तेमाल किया था। लेकिन आप तब भी देखो कि किस तरीके से नैरेटिव को चेंज किया जा सकता है। CSDS जिसके आंकड़े के ऊपर कांग्रेस खेल रही थी, संजय कुमार ने बकायदा माफी मांगी है। ये कितना थूक के चाटेंगे। जिस रिसर्च इंस्टीट्यूट CSDS के डाटा पर PPT बना के राहुल गांधी उछल रहे थे, उस सर्वे एजेंसी ने आज मान लिया कि गलत एनालिसिस पेश किया। राहुल गांधी को बड़ी एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ी। मतलब क्या ही बोलें, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। अभी रुको, अभी बाकी है, ये तो इंटरवल भी नहीं हुआ था। अगर आपको लगता है कि ये फारफेच्ड है तो याद रखिए कि जो कोर कंस्टिट्यूएंसी है उसको कोई भी घुट्टी पिलाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसीलिए तीसरी जो घुट्टी पिलाई जा रही है वो एकदम ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर आधारित है, और वो ये कि ये सब जो हो रहा है ये एक षड्यंत्र के अंडर हो रहा है। हुआ ये है कि अमेरिका अब चाहता है सत्ता पलट हो जाए इंडिया में। अमेरिका के पास तो और कोई काम रह नहीं गया है फिलहाल, वो अब चाहता है कि इंडिया में सत्ता पलट हो जाए। और इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। बड़ी वजह यह है कि ट्रंप चाहते थे कि मुनीर और मोदी के साथ वो अपना फोटो खिंचाएं व्हाइट हाउस में, लेकिन मोदी ने वहां जाने से मना कर दिया। और मोदी ने यह भी बोल दिया कि मैं आपको क्रेडिट नहीं दूंगा, मैं आपको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट नहीं करूंगा। तो ट्रंप अंकल अभी बहुत खफा है इंडिया के साथ, और इसीलिए वो सत्ता पलट चाहते हैं इंडिया में। और तो और, अगर आपको लगता है यह मजाक की बात है तो किरण रिजिजू, यूनियन मिनिस्टर, आप मजाक नहीं कर रहा हूं, यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू ने अभी क्या बोला। रिजिजू का मानना है कि बॉस $1 ट्रिलियन का अमाउंट सेट असाइड किया गया है। जॉर्ज सोरोस ये सारी चीजें मैनेज कर रहा है। $1 ट्रिलियन लगा रहा है जॉर्ज सोरोस इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए, सत्ता पलट करने के लिए। तो हमने जब थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि यार जॉर्ज सोरोस के पास तो $7 बिलियन है, और $1 ट्रिलियन में तो $1000 बिलियन लगेंगे। तो ये बाकी के $993 बिलियन कौन ला रहा है? आई मीन, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, लेकिन कुछ तो मर्यादा रखिए सर। मैंने ये क्या हो रहा है? और उसके बाद देखिए कि किस तरीके से आप धीरे धीरे देखोगे कि नकल डस्टर और कट्टा बाहर आ रहा है। जब अभिसार शर्मा ने रिपोर्ट किया कि 3000 बीघा जमीन एक इंडस्ट्रियल हाउस को असम में दिया जा रहा है, कोर्ट कचेरी के प्रोसीडिंग्स को कोर्ट करते हुए जब जज साहब भी बहुत सरप्राइज्ड हुए, तो इस बारे में जब अभिसार शर्मा ने रिपोर्ट किया तो अभिसार शर्मा के ऊपर भी एक FIR हो गया है। यह कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि SSC के बारे में जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में रामलीला मैदान में, उन्हें कॉकरोचों की तरह कूट कूट कर मारा गया है। दिल्ली पुलिस ने पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स को भी कूट कूट कर मारा है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि अभी किसी तरीके का ऑपोजिशन बने, किसी तरीके का प्रोटेस्ट बने। और स्टूडेंट से सरकार जानती है, अच्छी तरीके से डरती है। उधर जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट्स हैं, चाहे वो अजीत अंजुम हो, चाहे वो करण थापर हो, सिद्धार्थ वरदराजन हो, हर किसी को FIR अब जाने लगेगा। कैसे इंडिपेंडेंट वॉइसेस को दबाया जाएगा अगले कुछ महीनों में आपको खुद दिखने लगेगा। और मजे की बात है, जो FIR हुई है अभिसार शर्मा के खिलाफ, उसमें यह लिखा गया है कि अभिसार हैज थ्रेटन द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। आप सोचिए, एक यूट्यूबर इंडिया की सॉवरेनिटी को थ्रेटन कर रहा है। हमारा देश इतना कमजोर पता नहीं कब से हो गया। रिडिक्यूल्ड द प्रिंसिपल ऑफ राम राज्य, FIR में है ये। अक्यूज द CM ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। आप बताइए, हैं असम के CM कभी कम्युनल पॉलिटिक्स कर सकते हैं? बिल्कुल अच्छा बात है, FIR होना चाहिए। आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%, हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ गलत ही हो रहा है। जब इतना प्रेशर आ रहा है ऑपोजिशन की तरफ से, तो सरकार कुछ अच्छे काम भी कर दे रही है। जैसे आनंद फानंद में इतने सालों बाद सरकार को समझ में आया कि हाँ यार, गेमिंग एडिक्शन तो एक सही चीज है, और लोग इसके चक्कर में ना काफी डेट में भी जा रहे हैं, बर्बाद हो रहा है। यंग इंडिया यही सारे लूडो फूडो खेलता रह जाएगा तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा? तो सरकार ने सडनली एक फिर से बिल इंट्रोड्यूस करके जो ऑनलाइन मनी गेम्स है उसको बैन कर दिया। इस पर एपिसोड भी हमने बनाया, उसको देख लीजिएगा।
लेकिन मजे की बात यह है कि सरकार को खुद इसके वजह से 20 से 30 हजार करोड़ का टैक्स का नुकसान पड़ेगा, 2 लाख नौकरियां जाएंगी और 2 लाख करोड़ का ये जो इंडस्ट्री है इसको धक्का पड़ेगा। लेकिन तब भी सरकार कह रही है हमें इस सब के बारे में चिंता नहीं है, हमें चिंता है लोगों की। तो सवाल तब उठता है कि लोगों की अगर चिंता थी तो इतने दिनों से ये सारे फैंटेसी गेम क्यों चलने दे रहे थे? सबके सामने चल रहा था, छुप छुप के नहीं चल रहा था, इंडियन टीम ही इसको स्पॉन्सर कर रहा था, ये बीसीसीआई को स्पॉन्सर कर रहा था। तो सरकार अब क्यों उठी, इसी हफ्ते क्यों उठी और इतने आनंद फानंद में इस बिल को क्यों पारित किया गया? 30 मिनट के अंदर संसद में बिल को पारित कर दिया गया विदाउट एनी डिस्कशन। लोकप्रिय है ये बिल, लोगों को बहुत पसंद आया है, कहीं ना कहीं नैरेटिव भी भाई कि हां सरकार ने फाइनली जाकर कुछ अच्छा काम किया है। हम भी मानते हैं अच्छा काम किया है। अगर ऑपोजिशन का इसी तरीके से प्रेशर आता रहे तो सरकार 2-4 अच्छे काम भी कर देगा भूल भाल के, वो भी अच्छी बात है। क्योंकि नंबर 5 जो लॉलीपॉप कह लीजिए या डिस्ट्रैक्शन कह लीजिए वो जीएसटी के बारे में बात है। अगर आपको याद ना हो तो जीएसटी 2017 1 जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस की गई थी और उस समय बोला गया था भारत का दूसरा इंडिपेंडेंस है। ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट हुआ था, बड़े धूमधाम से जीएसटी को लाया गया था। और उसके बाद जीएसटी ने कैसे कमर तोड़ी हमारी इकोनॉमी की। पहले डिमोनेटाइजेशन ने एक पहिया खत्म कर दिया और उसके बाद पंचर कर दिया बाकी की इकोनॉमी के जीएसटी के, क्योंकि जीएसटी का आइडिया बहुत अच्छा था लेकिन एग्जीक्यूशन एकदम ही डामाडोल था। और ये 4 जो जीएसटी के जो स्लैब्स थे, हम आज भी इसी पर डिबेट करते हैं कि पापड़ किस पे जाएगा, लस्सी किस पर जाएगा, छाछ किस पर जाएगा। और बिगिनिंग से बोला गया था कि जीएसटी को सिंप्लीफाई करने की दरकार है। अब 8 साल बाद जाकर सरकार को सडनली याद आया कि हां यार जीएसटी में हम फेरबदल कर सकते हैं, जीएसटी को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और 8 साल बाद सरकार अब इतने आनंद फानंद में है कि जीएसटी को जल्दी से जल्दी अब इंट्रोड्यूस करना है, फास्ट ट्रैक करना है। तो भाई 8 साल से क्या नेहरू रोक रहा था आपको जीएसटी इंप्लीमेंटेशन, रिफॉर्म इंप्लीमेंटेशन के लिए कि आप अब 1 हफ्ते के अंदर अंदर इमीडिएटली जीएसटी काउंसिल को बैठाकर इसको रिफॉर्म करना चाहते हो? जो पॉलिटिक्स समझते हैं वो समझ जाएंगे कि भैया कोई ना कोई तो बड़ा गेम चल रहा है जिससे पूरी की पूरी हेडलाइन डोमिनेशन हो। और जिस तरीके से विपक्ष हावी हो रही है सरकार के ऊपर इसी को लेकर, जिस तरीके से वोट चोरी को लेकर हावी हो रही है, नैरेटिव जिस तरीके से ले रही है, उसको करने के लिए ये सारी चीजें हम देख पा रहे हैं पिछले 1 हफ्ते के अंदर अंदर में, उससे ज्यादा बाहर भी नहीं जा रहा। तो क्या नैरेटिव छिनेगा ऑपोजिशन से? क्या ये वोट चोरी का मुद्दा फुस हो जाएगा? पनवेल में एक और केस फ्रंटलाइन ने उसको अच्छे तरीके से कवर भी किया है कि किस तरीके से पेजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी कैंडिडेट बलराम पाटिल ने पाया, जब उनकी टीम ने रिसर्च किया, 85,211 वोट को एक बार से ज्यादा रजिस्टर्ड हुए हैं। माने मल्टीपल वोटर्स हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार तक है। तो ऑब्वियसली यहां भी इलेक्शन कमीशन के लिए और इंपैरेसमेंट आती है। रितिका चोपड़ा का बहुत बढ़िया आर्टिकल है, मैं नीचे आपको इसका लिंक भी दे दूंगा, कि किस तरीके से दलील ये दी गई थी कि एसआईआर तो बिहार में पहले भी हुआ है तो अब में क्या प्रॉब्लम है। तो रितिका चोपड़ा ने पहले जाकर यह दिखाया कि पहले जो एसआईआर हुआ था बिहार में वो अब के 3 महीने के जगह 8 महीनों में हुआ था। एक मेजर सवाल यही है कि आप इतने आनंद फानंद में क्यों करा रहे हो? जो सिटीजन प्रूफ की बात है, अगर आप वोटर रोल में ऑलरेडी हो तो आपको कोई प्रूफ देने की दरकार नहीं है, जो कि इस बार खारिज कर दी गई थी। और यह भी कि पिछली बार जब एसआईआर हुआ था, एपिक या वोटर आईडी कार्ड जिसके पास है उसको और कोई प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है, वो ही एक्सेप्टेबल है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर और फटकार लगा दी जब यह बोला कि आधार कार्ड को भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी तो मारी है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जिस एग्रेशन से वो राहुल गांधी को चुप कराने की कोशिश कर रही थी या बोल रही थी एफिडेविट फाइल करो, वो गेम अब सबको समझ में आ गया है कि इसको लीगल केस में फंसाने की चक्कर हो रहा था। लेकिन सवाल ये है कि जो दूसरे इन्वेस्टिगेशंस हैं और इसके बाद क्या होगा। मैंने अगर आप देखें सोशल मीडिया में जिस तरीके से एक सर्च मिल रहा है, जिस तरीके से बातचीत चल रही है, जिस तरीके से सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, क्या सरकार इसको निगेट कर पाएगी, इसको रिवर्स कर पाएगी? ऑपोजिशन का हिस्ट्री है कि पहले भी उन्होंने इश्यूज अच्छे उठाए, ऐसी बात नहीं कि पहले इश्यूज अच्छे नहीं उठाए थे। लेकिन अगर आप भारत जोड़ो यात्रा की बात करो तो पीक आया और उसके बाद फिर वो बहुत जल्दी डिसिपेट हो गया। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 डिड नॉट गेट दैट काइंड ऑफ प्रेस कवरेज। चैलेंज अब ऑपोजिशन के पास है। सरकार को अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 हफ्ते से ज्यादा नैरेटिव उनके हाथों से फिसल गया है, उनके पास जवाब नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो कोशिश कर रही थी वो बहुत बुरी तरीके से फेल कर गई है। और बिहार में इस समय हवा, मैं ये नहीं कह रहा हूं रिजल्ट्स, हम कभी रिजल्ट्स की बात ही नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप हवा की बात करो तो बिहार में हवा अभी उल्टी तरफ बह रही है गवर्नमेंट के लिए और ऑपोजिशन की तरफ बह रही है। अब ये हवा कन्वर्ट होती है या नहीं होती है एक जीत की तरफ, वो दूसरी बात है। लेकिन अभी
ऑपोजिशन को यह देखना होगा कि सरकार ने जब इतने पैतरे एक हफ्ते के अंदर कर दिए नैरेटिव को चेंज करने के लिए, तो आगे आने वाले दिनों में कौन सा ब्लास्ट, कौन सा एक धमाका होगा जिससे पूरा का पूरा नैरेटिव चेंज हो जाएगा। इस बात की तो गारंटी है कि कुछ एक बहुत बड़ा कांड होने वाला है। अब वो क्या होगा और क्या विपक्ष इस बात को मद्देनजर रखते हुए अपनी एक कोई स्ट्रैटेजी बनाएगी, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात है वहां ऑलरेडी तालमेल नहीं बैठ रहा है। 2 महीने काम किया था इंडिया ब्लॉक ने 2024 इलेक्शन से पहले, क्या वो अब थोड़ा सा लंबा और एक साथ बैठकर काम कर सकते हैं? दैट इज द ओनली वे दैट हमारे देश में एक बैलेंस्ड ऑपोजिशन होगा, जो सरकार भी फिर चेक में रहेगी और शायद आपके और हमारे लिए फिर कुछ अच्छे डिसीजंस भी हो पाएंगे। इस स्टोरी पर ऑफ कोर्स हम पूरा ट्रैक रखेंगे, चाहे तबीयत अच्छी हो या खराब हो, बट पूरा ट्रैक रखेंगे।